1943 की अंधेरी और तूफानी क्रिसमस की रात जर्मनी का ताकतवर युद्धपोत शॉर्नहॉर्स्ट क्रिग्समरीन के सबसे तेज जहाजों में से एक उफनते अंटार्कटिक समंदर से आगे बढ़ रहा है। उसके ब्रिज पर खड़े हैं फ्लीट कमांडर काउंटर एडमिरल एरिक बे। वो ब्रिटिश व्यापारी जहाजों के आसान काफिले की तरफ जा रहा है जो सोवियत संघ की ओर जा रहे हैं। पर ब्रिज रोशनी से भरता है जब स्टार शेल हवा में झटकते हैं। बे बर्फीले तूफान के बीच क्षितिज ढूंढता है, तभी उसे डरावने मजल फ्लैश दिखते हैं। ब्रिटिश तोपों के बे लड़ने आए हैं पर भारी सशस्त्र युद्धपोतों से नहीं, इसलिए वो जहाज को 150 डिग्री मुड़ने और भागने का आदेश देते हैं। साथ ही ब्रिटिश जहाजों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने का निर्देश देते हैं। जैसे ही शॉर्नहॉर्स्ट मुड़ता है, उसकी विशाल पिछली तोपें सीजर ब्रिटिशों की ओर मुड़ती है और एक सल्वो छोड़ती है। उन्हें रॉयल नेवी तोपों से बचना होगा, पर ब्रिटिश तोपें सटीक और घातक है। एक गोला सीधे जर्मन रडार में जा घुसता है। हेयर काउंटर एडमिरल, हमने रडार खो दिया है। निरंतर फायर, इंजनों को फुल पावर दो और धुआं उठा दो। जैसे ही शॉर्नहॉर्स्ट की स्मोक स्क्रीन उभरना शुरू होती है, एक और दुश्मन गोला जबरदस्त धमाके के साथ जहाज पर जा लगता है। डैमेज रिपोर्ट सतही हेयर काउंटर एडमिरल, पूरा जोर, वो नहीं पकड़ पाएंगे। शॉर्नहॉर्स्ट तेजी से भाग रहा है। रडार के बिना जर्मन अंदाजे से चल रहे हैं और बे अनिच्छा से बंदरगाह लौटने का आदेश देता है, इस भरोसे पर कि वो पीछा छुड़ा लेगा। बंदरगाह की ओर बे को अंदाजा नहीं कि क्रूजर अकेले नहीं है। जैसे ही ब्रिटिश जहाज शॉर्नहॉर्स्ट का पीछा करते हैं, वो संदेश भेजते हैं। दक्षिण में अंधेरे में छिपा हुआ ब्रिटिश जाल का दूसरा हिस्सा इंतजार में है। मुख्य बेड़ा ताकतवर HMS ड्यूक ऑफ यॉर्क की अगुवाई में, और कमान संभाले हुए हैं एडमिरल सर ब्रूस फ्रेजर, जो होम फ्लीट के कमांडर इन चीफ हैं, जो खुद शॉर्नहॉर्स्ट के विनाश को देखने आए हैं। फ्रेजर मुस्कुराते हैं जब उन्हें वो संदेश मिलता है जो बताता है कि शॉर्नहॉर्स्ट सीधा उनकी दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब जाल फंसने वाला है और दुश्मन जिसकी वो तलाश कर रहे थे अब रडार पर दिखाई देता है। संपर्क सतही जहाज, दिशा 295, दूरी 35,000 गज। एडमिरल फ्रेजर आदेश देते हैं कि HMS ड्यूक ऑफ यॉर्क धीरे धीरे पास जाए। वो अपने शिकार की ओर करीब रेंगते हैं। 30,000, सब्र रखो। स्पष्ट है कि शॉर्नहॉर्स्ट को अंदाजा भी नहीं कि वो यहाँ है। वो खुरदरे अंटार्कटिक समुद्रों को पार करते हुए बिना पकड़े निशाने की दूरी तक पहुँच चुके हैं। 20,000, सब्र रखो। फ्रेजर अपने लोगों को स्थिर रहने का आदेश देते हैं। 11,000, निशाना साधो। ड्यूक ऑफ यॉर्क की विशाल तोपें जिंदा हो उठती हैं, जिनमें लगी हैं 10 बेहद शक्तिशाली 14 इंच की मुख्य तोपें। जमैका को कहो स्टार शेल दागे। काउंटर एडमिरल बे और उसके लोग सोचते हैं कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। वो बंदरगाह की ओर दक्षिण में बढ़ रहे हैं। तभी अचानक एक और तारा मंडल उनके सामने आसमान को रोशन करता है। सभी की नजरें उसके स्रोत की तरफ मुड़ जाती है। फायर। ड्यूक ऑफ यॉर्क पूरी ताकत से फायर करता है। शॉर्नहॉर्स्ट पर सवार लोग देखते हैं उनके चारों ओर पानी और धातु की आवाजों से दुनिया गूंज उठी है। एक 14 इंच का गोला सीधे एंटोन को भेदता है। सबसे आगे का बुर्ज अंदर मौजूद हर आदमी को मारते। विस्फोट से बचने के लिए आगे वाली दूसरी तोप ब्रूनो को भी पानी से भर दिया जाता है। बे समझ जाता है कि वो फंस चुके हैं। पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं क्योंकि क्रूजर पीछे है। अब बस पूर्व की ओर भागना ही रास्ता है। शॉर्नहॉर्स्ट पूरी ताकत से बाएं मुड़ता है, ब्रिटिश जाल से निकलने की कोशिश करते हुए। वो अपनी पूरी ताकत से पलटवार करते हैं जो इस वक्त सिर्फ एक तोप तक सीमित है। दुश्मन की गोलाबारी चारों ओर से बरस रही है। एक और 14 इंच का गोला शॉर्नहॉर्स्ट के ऊपरी ढांचे से टकराता है। उनका सी प्लेन तबाह हो जाता है। जर्मनों को एहसास होता है कि ब्रूनो जला नहीं था, उसमें बेवजह पानी भर गया। उसमें गोला बारूद निकाला जाता है और ब्रूनो फिर जिंदा होता है। शॉर्नहॉर्स्ट पर किनारों और पीछे से गोलाबारी होती है और ब्रूनो पर 14 इंच का गोला सीधा लगता है। तोप धुएं से भर जाती हैं और दल को उसे छोड़ना पड़ता है।
शॉन हॉर्स पूरी ताकत पर दौड़ता है जब आखिरी बुर्ज सीजर ब्रिटिश जहाजों पर फायर करता है। ड्यूक ऑफ यॉर्क पर वापस फ्रेजर अब बेचैन होने लगा है। शॉन हॉर्स धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र से दूर निकल रहा है। ड्यूक ऑफ यॉर्क की तोपें अपना निशाना ठीक कर रही हैं, लेकिन शॉन हॉर्स की गोलाबारी जहाज को लगती है और तबाही की खबर लाती है। सर, हमने रडार खो दिए हैं। उस रडार के बिना वो अपने निशाने को ठीक नहीं कर सकते। मरम्मत करो और जल्दी। लेकिन रडार रूम में लेफ्टिनेंट हैरोल्ड बेट्स पहले ही काम में लग चुके हैं। उसे दिखता है कि रडार नीचे की ओर झुक गया है। बिना किसी आदेश या सूचना के वो मस्तूल पर चढ़ जाता है। ये सब एक बर्फीले तूफान के बीच हो रहा है। ये एक अविश्वसनीय रूप से बहादुर कदम है। तेज हवा और बर्फ उनके चेहरे पर वार कर रही है और मुख्य तोपों के धमाके उसे बार बार झकझोर देते हैं। लेकिन बेट्स हिम्मत नहीं हारते, अपने आप को कदम दर कदम ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर करता है। वो रात के अंधेरे में हमला जारी रखते हैं, पर जर्मन जहाज दूर भाग रहा है और हर पल निशाने का मौका कम होता जा रहा है। बे खुश है कि शॉन हॉर्स अब जाल से निकलने वाला है। अब ब्रिटिश जहाज तेजी से पूर्व की ओर मुड़ते हैं, किसी तरह साथ रहने के लिए। उसी समय जर्मन तकनीशियन ब्रूनो टैरेट को फिर से चालू करने में सफल हो जाते हैं और उसे दुश्मन की ओर तुरंत गोले दागने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूक ऑफ यॉर्क पर हैरोल्ड बेट्स मस्तूल को ऐसे पकड़े रहता है जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। तेज हवा उसके चारों ओर खींचती हुई गुजरती है, उसकी टोपी उड़ा देती है, लेकिन वो संभाल लेता है और चढ़ता रहता है। बहुत जोर लगाकर वो आखिरकार रडार एंटीना को फिर से सीधी स्थिति में लाने में कामयाब हो जाता है। अचानक रडार स्क्रीन दोबारा जीवित हो उठती है। संपर्क मिला, दूरी 22,000 यार्ड। रडार रिपोर्ट करता है शॉन हॉर्स 22,000 दूरी पर है। ये लगभग 10 नॉटिकल मील से भी ज्यादा है। दूरी के अंदर तो है, लेकिन इन हालात में निशाना लगाना बहुत मुश्किल है। सुधारो और फायर करो जल्दी। तोपें ऊंचा निशाना साधती हैं और गोलाबारी शुरू करती हैं। 14 इंच के गोले आसमान में उठते हैं, 30 अनंत जैसे लगने वाले सेकंड तक सफर करते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। एक गोला शॉन हॉर्स पर लगता है और पतली उभरी बख्तर को चीरते हुए पार हो जाता है और अंत में बॉयलर रूम नंबर 1 में विस्फोट होता है। बे भयभीत हो जाता है, उसे पता है सब खत्म हो गया। नुकसान की रिपोर्ट दो। भारी भाग का नुकसान हुआ है, रफ्तार घटकर 8 नॉट्स हो गई है। ये काफी नहीं है। अपने भाग्य को जानकर बे आदेश देता है कि एक संदेश भेजा जाए। हम आखिरी गोले तक लड़ेंगे, जर्मनी अमर रहे। जर्मन इंजीनियर काम में जुट जाते हैं और जहाज को फिर से 22 नॉट की रफ्तार पर ले आते हैं, पर काफी नहीं है। धीमी गति उसे टॉर्पीडो हमले के लिए कमजोर बनाती है। उत्तर से ब्रिटिश जहाज मुख्य बेड़े के साथ आते हैं। शॉन हॉर्स अब घिर चुका है। डिस्ट्रॉयर पर ध्यान केंद्रित करो, उन्हें पास मत आने दो। जर्मन 15 सेंटीमीटर की सेकेंडरी टैरेट चारों में से एक डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं। 2 डिस्ट्रॉयर आगे बढ़कर शॉन हॉर्स की तरफ 8 टॉर्पीडो दागते हैं। एक ब्रिटिश टॉर्पीडो अपने निशाने पर लगता है और जर्मन युद्धपोत को झकझोर देता है। फिर बाकी 2 डिस्ट्रॉयर भी अपनी चाल चलते हैं और शॉन हॉर्स की ओर 12 टॉर्पीडो दागते हैं। एक बाएं हिस्से पर लगता है और 3 दाएं हिस्से पर, सब लगभग एक साथ। जहाज कांप उठता है, चरमराने की आवाजें आने लगती हैं, पानी भीतर भरने लगता है और रफ्तार घटकर 10 नॉट्स रह जाती है। टॉर्पीडो दागो। बे आदेश देता है कि शॉन हॉर्स मुड़कर खुद भी एक टॉर्पीडो दागे, लेकिन जहाज बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है। सिर्फ एक टॉर्पीडो दागा जाता है और वो भी चूक जाता है। शॉन हॉर्स चारों ओर से ब्रिटिश जहाजों से घिर जाता है और लगातार गोले बरसाए जाते हैं। उसकी सेकेंडरी टैरेट अब भी फायर कर रही है। जहाज जल रहा है, पूरी तरह गिर चुका है, फिर भी सैनिक आखिरी दम तक गोलाबारी करते रहते हैं। सीजर टैरेट फिर भी फायर करती है और एक डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाती है। ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर फिर भी आगे बढ़ते हैं और बहुत नजदीक से एक और टॉर्पीडो हमला करते हैं। 5 टॉर्पीडो शॉन हॉर्स के ढांचे से टकराकर फटते हैं। सीजर टैरेट, जिसने इस लड़ाई में सबसे पहले फायर किया था, अब क्षतिग्रस्त होकर चुप हो जाता है। भारी मात्रा में पानी जहाज में भर चुका है और वो झुकने लगता है। बे अब भी पुल पर खड़ा है, उसके नीचे का जहाज दाएं ओर झुक रहा है। उसे अब पूरी तरह यकीन हो जाता है सब खत्म, और वो आदेश देता है जहाज खाली कर दो।
एडमिरल फ्रेजर देखता है कि कैसे महान क्रिग्स मरीन का ये जहाज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और धीरे धीरे पलटता जा रहा है। जहाज का आगे का हिस्सा डूब जाता है, पिछला हिस्सा हवा में उड़ जाता है। प्रोपेलर अब भी धीमे धीमे घूम रहे हैं। बाद में फ्रेजर अपने सैनिकों को कहता है, जवानों, शॉन हॉर्स के खिलाफ ये लड़ाई हमारे लिए विजय के साथ समाप्त हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी जब कभी उस स्थिति में हो जहाँ उसे किसी बहुत बड़ी ताकत से टक्कर लेनी पड़े तो अपने जहाज की कमान उतनी ही बहादुरी से संभाले जितनी बहादुरी से आज शॉन हॉर्स की संभाली गई है। शॉन हॉर्स के 1968 क्रू सदस्यों में से सिर्फ 36 को ही पानी से जिंदा निकाला जा सका। काउंटर एडमिरल एरिक बे उनमें शामिल नहीं थे।